हेलो एवरीवन, नमस्कार। लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन के अंतर्गत हिंदी भाषा पर। जी हां दोस्तों, हिंदी भाषा को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर में एक सीरीज के माध्यम से लेकर आया हूं, जो कि 2023 में जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बस दोस्तों, जैसा कि लिखा हुआ है, बस ये प्रश्न अगर आप लोगों ने पढ़ लिए, समझ लीजिए कि समझ लीजिए कि आपका काम 100% बन जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे हम आज 50 प्रश्नों पर बात करेंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। ऐसे 50 प्रश्नों पर बात करेंगे जिनकी एग्जाम में आने की 100% संभावनाएं होगी हिंदी भाषा को लेकर के। ठीक है ना। तो दोस्तों, हिंदी बीए फर्स्ट ईयर में वैसे तो लगभग हमने सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया है, छोड़ करके बाकी फाउंडेशन को छोड़कर। फाउंडेशन में जो आपके सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश, जो जनरल हिंदी और इंग्लिश है, उसको उस पर अभी क्लासेस हमारी नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों, ये आज हिंदी भाषा की पहली क्लासेस है, जिसमें और पहली क्लासेस की शुरुआत भी आप लोगों को के साथ में मॉडल पेपर के साथ में हुई है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर की, जो हिंदी भाषा में, जिसमें 50 प्रश्नों पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। इसका पीडीएफ भी आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगा, डोंट वरी, बिल्कुल निश्चित रहे। पीडीएफ भी आपके रिवीजन के लिए मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है ना। इसको आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। आइए दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं और जान लेते हैं वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी मैं आपसे बार बार चर्चा कर रहा हूं। हिंदी में ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जिनकी आने की संभावना अधिकतम है। मॉडल पेपर हिंदी भाषा प्रथम वर्ष वाले स्टूडेंट्स के लिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और सबसे पहला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, प्रसाद युग, द्विवेदी युग, या भारतेंदु युग, या अंतिम रूप से भक्ति युग। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, अर्थात द्विवेदी युग। दोस्तों, यहां पर हम थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि अनावश्यक रूप से आपका यह सेशन अत्यधिक लंबा हो जाए। 50 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे शॉर्ट में और थोड़ा स्पीड से करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट में बात कर रहे हैं तो यहां पर अनावश्यक रूप से समय देने की आवश्यकता बिल्कुल भी मेरे ख्याल से तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, मातृभूमि कविता के रचयिता कौन है। ऑप्शन है आपके सामने, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद्र, तुलसीदास, या फिर दिनकर साहब। दोस्तों, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मातृभूमि कविता का मूल भाव क्या है। मातृभूमि कविता का मूल भाव क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन 1 देशभक्ति, 2 प्रेम प्रसंग, 3 वात्सल्य, या फिर श्रृंगार। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, देशभक्ति। तो मातृभूमि कविता का मूल भाव क्या है, देशभक्ति। नहीं, नेक्स्ट है, कविता मातृभूमि के चरणों में क्या समर्पित करने की बात, कवि जो है मातृभूमि के चरणों में क्या समर्पित करने की बात कहता है। जो मातृभूमि कविता है, इस कविता के अंतर्गत कवि ने क्या समर्पित करने को कहा है। ऑप्शन है धन संपदा, अपना शीश, या फिर सुगठित शरीर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अपना शीश। तो कवि ने मातृभूमि के चरणों में अपना शीश अर्पित करने को कहा है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, अगला प्रश्न देखेंगे जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर देख लीजिए दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त से अधिकतम प्रश्न यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। मतलब समझ जाए कि ये वाला पार्ट जो है मैथिली शरण गुप्त वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म किस सन में हुआ था। ऑप्शन ए 1885, या 1886, 1887, या फिर 1888। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1886 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने गुप्त जी को, मैथिली शरण गुप्त को कौन सी पदवी दी थी। महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण को कौन सी पदवी दी थी। ऑप्शन है महात्मा, महापुरुष, या फिर राष्ट्र कवि, या फिर पुण्यात्मा। ऑप्शन आपका दोस्तों सा करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्र कवि। तो महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया, अर्थात कि उनको यह पदवी अर्पित की थी, सौंपी थी। नेक्स्ट प्रश्न होगा, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से क्या दिखाने का प्रयास किया गया है। शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है, उस कहानी में क्या दिखाने का प्रयास किया गया। ऑप्शन है भारतीय शासकों का पतन दिखाया गया है, या फिर खेल का महत्व, या फिर हारने वाले खिलाड़ी की मनोस्थिति
और या फिर अंग्रेज शासकों का दमन। उत्तर हो जाएगा आपका अ, भारतीय शासकों का पतन जो है शतरंज के खिलाड़ी वाली कहानी में दिखाने का प्रयास किया गया है। अगला ऑप्शन है दोस्तों, अगला प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई लगभग 350 कहानियां किस नाम से प्रकाशित हुई है? तो प्रेमचंद जी ने जो 350 से अधिक कहानियां लिखी है वो किस नाम से प्रकाशित हुई है? जमीनी हकीकत, या फिर मानसरोवर, या सामना, या फिर हंस। तो दोस्तों आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सा, अर्थात सामना के, माफ कीजिएगा, मानसरोवर के नाम से। इसमें दोस्तों ऑप्शन ऊपर नीचे हुए हैं मिसप्रिंट के कारण, तो इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, मानसरोवर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखने को मिलेगा, मातृभूमि कविता का मूल भाव क्या है? मातृभूमि कविता का मूल भाव क्या है दोस्तों? देशभक्ति, वात्सल्य, प्रेम प्रसंग, या फिर श्रृंगार। रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना, देशभक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, शतरंज की खिलाड़ी कविता में किस शहर की विलासिता को दिखाया गया है? शतरंज की खिलाड़ी जो कविता है उसमें किस शहर की विलासिता को दिखाया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, या फिर पंजाब। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सा, लखनऊ। इसमें भी ऑप्शन ऊपर नीचे हुए हैं, इसलिए ऑप्शन सा, लखनऊ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, शतरंज के खिलाड़ी के प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र कौन है दोस्तों? बाजिद अली शाह, या फिर मीर रोशन अली, या फिर मीर सज्जाद अली, या फिर उपरोक्त सभी। ऑप्शन इसका द करेक्ट हो जाएगा, अर्थात कि तीनों पात्र ही इसके खिलाड़ी है, शतरंज के खिलाड़ी के प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शतरंज के खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के अधिकार में कुल कितनी मोहरें होती हैं? शतरंज के खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के दोनों साइड में कितनी कितनी मोहरें होती है ना? ऑप्शन ए 10, 12, 14, या फिर 16। ऑप्शन आपका द करेक्ट हो जाएगा, 16 मोहरे दोनों खिलाड़ी के अधिकार में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखने को मिलेगा, प्रेमचंद्र को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? प्रेमचंद्र को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? जय नारायण रॉय ने, या फिर राम नारायण झा ने, या फिर दया नारायण निगम, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सा हो जाएगा, दया नारायण निगम साहब ने जो है प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दिया था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को कलम का सिपाही उपाधि किसने दी थी? प्रेमचंद को कलम का सिपाही उपाधि किसने दी दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके सामने, अमृतराज, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर शरद जोशी। इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका अ, अर्थात अमृतराज। तो अमृतराज ने ही प्रेमचंद को कलम का सिपाही वाली उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों इस प्रकार थोड़ा स्पीड से बढ़ रहे हैं ताकि आपके पास क्वेश्चन आ जाए, उनके आंसर आ जाए। किसी क्वेश्चन में कहीं पर कोई उलझन होगी तो उसे हम डिस्कस कर लेंगे रुक करके, है ना। बाकी अनावश्यक रूप से समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। एमसीक्यू फॉर्मेट वाले क्वेश्चन है ना। इजीली आपको सिर्फ इसका रिवीजन करना है, ठीक है ना। फटाफट रिवीजन करना है। 50 प्रश्नों का रिवीजन मिनिमम टाइम में इसको कस्टमाइज मिनिमाइज करते हुए कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक मिनिमाइज किया जा सके, है ना। कम से कम समय में इसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण थोड़ा सा स्पीड से इसको बढ़ेंगे, जरूरत ना पड़े कि 2 सेशन में इसको कवर करना पड़े, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, छोटे अफसर ने किसान से साहब की जीप में क्या रखने को कहा? तो छोटे अफसर ने किसान से साहब की जीप में क्या रखने को कहा? एक कविता के माध्यम से, चना, पैसे, गेहूं, या फिर कुछ नहीं। ऑप्शन इसका आ करेक्ट हो जाएगा, चना। नेक्स्ट प्रश्न है, जीप पर सवार इल्लियां गद्य की कौन सी विधा है? जीप पर सवार इल्लियां गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन आपके सामने, कहानी, उपन्यास, व्यंग, या फिर कविता। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन सा हो जाएगा, व्यंग, ठीक है ना। तो जीप पर सवार इल्लियां ये एक व्यंग था, इस कविता के अंतर्गत व्यंग को दर्शाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झिल्लियों को किसकी पुत्री बताया गया है? इल्लियों को माफ कीजिएगा, इल्लियों को किसकी पुत्री बताया गया है? ऑप्शन आपके सामने, किसान की, अधिकारी, लेखक, या फिर इलाकी। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, इलाकी पुत्रियां बताया गया है इल्लियों को। अगला प्रश्न देखेंगे, जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी की किस किताब का लेख है ना। तो ऑप्शन है आपका सामने, यथासंभव का, या फिर अग्निसंभवा का, या भारत एक खोज, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन इसका करेक्ट आ हो जाएगा, यथासंभव का, ठीक है ना। तो यथासंभव किताब का लेख है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, शरद जोशी का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन है इंदौर,
या उज्जैन, सागर या फिर जबलपुर। उत्तर हो जाएगा बा, उज्जैन के अंतर्गत। तो शरद जोशी का जन्म उज्जैन में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? रामायण की रचना अर्थात कि जो मूल रूप से रामायण की रचना की गई थी वो किसने की? तुलसीदास ने, एकनाथ ने, वाल्मीकि ने या फिर रैदास ने। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं वाल्मीकि ने ही मूल रामायण की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन रामचरितमानस के कांड है? तो बालकांड, अरण्य कांड या किष्किंधा कांड या सभी। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तीनों ही, बालकांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, ये तीनों ही जो है दोस्तों रामचरितमानस के तीनों ये कांड है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण किस युग से संबंधित है? ऑप्शन है द्वापर युग से, त्रेता युग से, कलयुग से या फिर आधुनिक युग से। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, त्रेतापुर युग से। रामायण जो है त्रेतापुर युग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, उस जंगल का नाम बताइए जहां भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता वनवास के दौरान रुके थे। कौन सा जंगल था दोस्तों वो? इसके ऑप्शन है अरण्य या अरण्यक या दंडकारण्य या फिर करण्या। ऑप्शन इसका सा करेक्ट हो जाएगा दंडकारण्य। तो दोस्तों दंडकारण्य ही वह उस जंगल का नाम है जहां पर भगवान राम अपने वनवास के दौरान इस वनवास में रुके थे, ठीक है ना। इस जंगल में रुके थे, दंडकारण्य जंगल में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वेद ने भगवान राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी के बारे में बताया था? तो कौन से वेद थे वो जिन्होंने लक्ष्मण शक्ति जो हुई थी, मतलब लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हनुमान जहां से वो बूटी लेकर आए थे, संजीवनी बूटी, तो वो किस वेद ने उसके बारे में बताया था? उस वेद का नाम बताना दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है विशारण, सुषेण या वराहमिहिर या महावीराचार्य। ऑप्शन इसका बा करेक्ट हो जाएगा सुषेण। तो सुषेण ही वह वेद थे जिन्होंने भगवान राम को जो है संजीवनी बूटी के बारे में बताया था। अगला प्रश्न है, उत्साह रामचंद्र शुक्ल के कौन से निबंध संग्रह में से लिया गया है? उत्साह रामचंद्र शुक्ल के कौन से निबंध संग्रह से लिया गया है उत्साह? ऑप्शन है आपके सामने मानसरोवर से या चिंतामणि, क्रोध या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन भी बा करेक्ट हो जाएगा, चिंतामणि से जो है उत्साह संग्रह, निबंध संग्रह लिया गया था। अगला प्रश्न है, उत्साह के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। ऑप्शन इसका सा करेक्ट हो जाएगा। इसके 3 भेद होते हैं, उत्साह के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्साह गद्य की कौन सी विधा है? उत्साह गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन है यात्रा संस्मरण या एकांकी या फिर कहानी या फिर निबंध। ऑप्शन इसका द करेक्ट हो जाएगा, निबंध। तो उत्साह गद्य की निबंध विधा है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्साह नामक निबंध किस संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने चिंतामणि के भाग 1 से या चिंतामणि के भाग 2 से या भाग 3 से या भाग 4 से। ऑप्शन इसका अ करेक्ट हो जाएगा, एक भाग से ही, भाग प्रथम से ही लिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत एक है निबंध के लेखक कौन है? भारत एक है जो निबंध है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने दिनकर, जयशंकर प्रसाद, पंत या फिर महादेवी वर्मा। ऑप्शन हो जाएगा इसका दिनकर, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिनकर साहब ही भारत एक है के निबंध के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर के अनुसार प्राकृतिक दृष्टि से भारत के कितने भाग हैं? दिनकर के अनुसार प्राकृतिक दृष्टि से भारत के कितने भाग है? इसका ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, अर्थात कि 3 भाग है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिनकर का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है दिल्ली में, बिहार में, मध्य प्रदेश या फिर कलकत्ता में। ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा, बिहार में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, हमारे देश की संस्कृति की विशेषताएं हैं। हमारे देश की संस्कृति की क्या क्या विशेषता है? अनेकता में एकता, धर्मनिरपेक्षता, समन्वयता या फिर उपरोक्त सभी, है ना। उपरोक्त सभी आगे लिखना थोड़ा सा छूट गया है, उपरोक्त सभी। दोस्तों तीनों ही इसकी हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, श्री रामचंद्र भगवान ने लंका पर चढ़ाई के सिलसिले में कौन सा पर्वत पार किया था? ऑप्शन आपके सामने हिमालय, ऋषभ, विंध्याचल या फिर कंचनजंगा। दोस्तों यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा, विंध्याचल, ठीक है ना। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार किया था जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री शंकराचार्य को इनमें से कौन सा सम्मान प्राप्त था? शंकराचार्य को ऑप्शन है आपके सामने शिवावतार या फिर आदि गुरु या
श्री मज्जद गुरु, उपरोक्त सभी, ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। तीनों उपाधियां इनको प्राप्त थी, तीनों उपाधियां इनको प्राप्त थी। अगला प्रश्न है शंकराचार्य के अनुसार परमात्मा किस रूप में विद्यमान रहते हैं? तो शंकराचार्य ने परमात्मा के किस रूप में, उनकी अवेलेबिलिटी अर्थात की विद्वानता है ना, विद्वानता को बताया गया है कि किस रूप में विद्वान रहते हैं। सगुण रूप में, निर्गुण रूप में, सगुण और निर्गुण दोनों में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका सा करेक्ट हो जाएगा। सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप में भगवान यहाँ पर विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? इसके ऑप्शन है आपके सामने, मंडन मिश्र, या फिर ओमकारनाथ, या गोविंद भगवतपाद, या फिर ऑप्शन द भगवान शिव। ऑप्शन इसका दोस्तों सा करेक्ट हो जाएगा, गोविंद भगवतपाद। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न निम्न में से किस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी? ऑप्शन आपके सामने, बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, या फिर पद्म स्वामी मंदिर, या मीनाक्षी मंदिर। ऑप्शन आपका अ करेक्ट हो जाएगा, बद्रीनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है शंकराचार्य जी की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? तो ऑप्शन 32, 68, 88, या फिर 108 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पर अ अर्थात 32 वर्ष की उम्र में ही इनका देहांत हो चुका था। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्यायवाची को कहा जाता है? पर्यायवाची को क्या कहा जाता है? एकार्थी, समानार्थी, विलोमार्थी, या फिर भिन्नार्थी। देखिए अब यहां पर शब्दावली आ चुकी है। पर्यायवाची जो शब्द होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एकार्थी कहा जाता है, या समानार्थी कहा जाता है, विलोमार्थी, या फिर भिन्नार्थी। ऑप्शन इसका बा करेक्ट हो जाएगा, समानार्थी का। पर्यायवाची मतलब क्या है? समान अर्थ रखने वाला समानार्थी कहलाता है। अगला प्रश्न है शब्द युग्म से क्या आशय है? शब्दों का प्रयोग है, शब्द का जोड़ा है, शब्द का प्रयोग है, या शब्द की व्याख्या है? ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, बा करेक्ट हो जाएगा। युग्म क्या होता है? शब्दों का जोड़ा होता है ना, पेयर होता है शब्दों का। ठीक है। अगला प्रश्न है सनातन धर्म कहा जाता है किसको? हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिख धर्म को, ईसाई धर्म को? हिंदू धर्म को ही सनातन धर्म कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे, महात्मा बुद्ध थे, श्री राम थे, या फिर गुरु नानक देव थे? ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा, महात्मा बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन रहे हैं? गुरु अंग, गुरु नानक, हजरत मोहम्मद साहब, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, हजरत मोहम्मद साहब। नेक्स्ट प्रश्न है सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है? उदार, पवित्र, धार्मिक, या फकीर? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बा, पवित्र। ठीक है ना, सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है? पवित्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सु धन उक्ति, या सु उक्ति, या सु अक्ति, या सु उक्ति। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट, स उक्ति का सही संधि विच्छेद होगा सूक्ति का। अगला प्रश्न है अंतर्गत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अंतर्गत है ना, ऑप्शन इसका बा करेक्ट हो जाएगा। अंतर्गत आप लोग पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा संधि विच्छेद है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा दोस्तों पढ़ करके कंप्लीट कीजिएगा, बार बार रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको बार बार रिवीजन लगाना है। आप लोगों को एग्जाम तक आपको बार बार रिवीजन लगाना है। मैक्सिमम 20 से 25 मिनट में कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपको इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सही संधि विच्छेद, ठीक है ना, ऑप्शन बी देख लीजिएगा। अष्टांग, साष्टांग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका भी जो है दोस्तों ऑप्शन द देख लीजिएगा, स अष्ट धन अंग, ठीक है ना, साष्टांग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है उस धनुष का नाम बताइए जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। क्या नाम था उस धनुष का? पिनाक था, पिंड का, अनंत का, या रूलापांड? रूलापांड, ठीक है ना, रूलापांड। नेक्स्ट प्रश्न है रावण किस यंत्र को बजाया करता था? रावण किस यंत्र को बजाया करता था? बीड़ा, सरोद, मंजीरा, या उपरोक्त कोई नहीं, वीणा को बजाया करता था। ठीक है ना। इस प्रकार दोस्तों हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट, और अगले सेशन में हम फिर से कोई पॉसिबल होगा, आपकी कमेंट होगी दोस्तों, कमेंट होगी तो फर्स्ट ईयर के जो जनरल इंग्लिश वाला पार्ट है, उस जनरल इंग्लिश को भी कुछ आईएमपी क्वेश्चन लेकर के हम लोग आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का धन्यवाद।